एनसीईआरटी हाइलाइट सीरीज में आज मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप सब लोगों के साथ एक ऐसे चैप्टर की डिस्कशन करने वाला हूं जो कि पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फाउंडेशन रखता है, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन चैप्टर। जैसे कि मैं बाकी दूसरे लेक्चर्स में आप सब लोगों के साथ एनसीईआरटी की हर एक सिंगल लाइन को खोद खोद के उसे उधेड़ करके डिस्कस कर रहा हूं, आज भी कुछ ऐसा ही करूंगा। तो चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये वर्ड हाइड्रोकार्बन कर क्या रहा है, यहाँ पे क्या मतलब है इसका। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होने मौजूद है, जरूरी होते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड को ही हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हालांकि अगर आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई और दूसरे कंपाउंड को लगा दें, कोई और दूसरे एलिमेंट को, ग्रुप को लगा दें, तो उसे हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव कहा जाता है। आप लोगों ने हमेशा एलपीजी, सीएनजी इन सब के बारे में सुना होगा। ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। एलपीजी इज द अब्रीविएशन ऑफ, किसकी अब्रीविएशन है बच्चों? ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की। वे सीएनजी क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। देखो बच्चों, अब हम बात समझते हैं जिनकी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, ये सभी लोग क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, पेट्रोल के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पाए जाते हैं, जो कि अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं। कोल गैस क्या होता है? इज ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे बेहुदा सवाल भी पूछे जा सकते हैं। एलपीजी जो डोमेस्टिक फ्यूल है हमारा, हमारे घरों के अंदर खाना वाना पकाने के लिए एलपीजी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा सर, ये तो बात समझ में आ गई। अब कुछ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, जहां पर टाइप ऑफ कार्बन, कार्बन बॉन्ड के हिसाब से हम लोग इसको सैचुरेशन, अनसैचुरेशन की कैटेगरी में इसको रखेंगे। एक होता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि जब भी कार्बन के अराउंड एक ही सिंगल बॉन्ड हो, मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो, कभी भी कोई पाई बॉन्ड ना हो, यानी कि सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए सारे के सारे, उसे सैचुरेटेड कहा जाएगा। लेकिन अगर आपने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना दिया, एक पाई बॉन्ड आ गया, या आपने ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो दो पाई बॉन्ड आ जाएंगे। अब ये आप कह सकते हैं कि ऊपर वाला, बीच वाला ये पाई बॉन्ड है। फिर एरोमेटिक कंपाउंड जो भी होते हैं, ये भी सारे के सारे क्या बोले जाते हैं बच्चों? सभी के सभी कैसे हैं? ये अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में आते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर मल्टीपल बॉन्ड मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। कार्बन आपको पता ही है टेट्रावेलेंट होती है, यानी कि एक बार चार बॉन्ड बनाना चाहेगी। अब चार बॉन्ड बनाने के लिए उसे क्या करना चाहिए? चार बॉन्ड वो ऐसे भी बना सकती है, चार बॉन्ड वो ऐसे भी बना सकती है, डबल बॉन्ड इस तरफ भी बना सकती है, कार्बन सिंगल बॉन्ड इस तरफ, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे भी बना सकती है। और क्या कर सकती है कार्बन? ये भी ऐसे भी तो कर सकती है, ये भी कर सकती है। यानी कि बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन जब उसे सैचुरेटेड की कहानी रखनी है तो सैचुरेटेड के लिए उसे हमेशा ऐसा ही करना पड़ेगा। हाइड्रोकार्बन है तो सारे के सारे बाहर हाइड्रोजन होंगे, या फिर और दूसरी कार्बन भी आ सकता है। यानी कि सीधी सी बात है यार, डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड नहीं आना चाहिए। अब एल्केन की बात कर लेते हैं सबसे पहले, जो कि सैचुरेटेड की सबसे पहली कहानी है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। इसका सबसे पहला आदमी कौन होता है इसकी फैमिली में? सबसे पहला होता है मीथेन, यानी कि सिंपलेस्ट एल्केन। सिंपलेस्ट एल्केन कौन है? मीथेन है। अगर आप इसमें ही एक और CH2 को ऐड कर दोगे तो ये कंपाउंड बन जाएगा C2H6, यानी कि इसका आपने होमोलोग बना दिया। होमोलोग, होमोलोग क्या होते हैं? जब दो मॉलिक्यूल के बीच में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम हो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होनी चाहिए, साथ ही साथ उसका मॉलिक्यूलर, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जनरल कह रहा हूं मैं, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो भी सेम होना चाहिए, और फंक्शन ग्रुप भी सेम होना चाहिए। फंक्शन ग्रुप भी सेम होना चाहिए, तब जाकर के उन दोनों को एक दूसरे के होमोलोग कहा जाता है। और होमोलोग के अंदर डिफरेंस कितना होता है? CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है, या फिर आप कह सकते हैं 14 मॉलिक्यूलर मास यूनिट का डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला कैटेगरी का कौन आता है कंपाउंड? वो होता है मीथेन। दूसरा कौन होता है? ईथेन। सीधे सीधे चलते जाएंगे आगे, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह वगैरह बनते जाएंगे। अब देखो, सबसे पहले ये जानना है हमें कि यहाँ पर कोई कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो बहुत ही माइनर, पुअर होता है, ऑलमोस्ट जीरो के हिसाब से मान लिया जाता है। डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑलमोस्ट जीरो। इसीलिए जब भी आप कभी एल्केन में रिएक्शन करेंगे तो आप हमेशा क्या करेंगे? रेडिकल रिएक्शन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर समहाउ हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CH3 लगा दिया, तो ये वाला कंपाउंड बन गया। क्या नाम है इसका? C2H6 है। तो दीज हाइड्रोकार्बन्स आर इनर्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन। क्यों? क्योंकि अंदर इनके बीच में डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही नहीं है, एंड दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, बेस, अदर रिएजेंट्स, हेंस दे आर, अर्लियर इनको पैराफिन बोला जाता था। पैराफिन का मतलब होता है जो रिएक्टिव नहीं होते। क्यों रिएक्टिव नहीं होते? मैंने आपको रीजन बता दिया है। इसके बीच में डेल्टा EN जो है वो ऑलमोस्ट जीरो है। अच्छा जी, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा एल्केन के लिए? सर यार ये तो बचपन की बातें हैं सर, क्या कर रहे हो? CnH2n+2 होता है, ये है एल्केन का फॉर्मूला। वेस्पर थ्योरी के हिसाब से हम लोगों ने ये भी स्टडी किया हुआ है कि कार्बन के अराउंड हाइड्रोजन जो है वो टेट्राहेड्रल हिसाब से लगने चाहिए। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल कितना होता है? आपका तुरंत जवाब आ जाएगा, सर हम ये कमेंट बॉक्स में थोड़ा ना लिखेंगे, इतना गंदा सा सवाल पूछ रहे हो। 109 डिग्री 0.28 मिनट्स, या फिर आप सीधे सीधे से 109.5 डिग्रीज कह सकते हो। ये कह सकते हो सर ये होता है टेट्राहेड्रल का एंगल। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि ऐसे ऐसे कितने एंगल हैं।
मीथेन के अंदर ऐसे-ऐसे कितने एंगल हैं, हाउ मेनी मेरा सवाल है कितने, कितने होते हैं ऐसा, ये सवाल है मेरा। अच्छा, अब देखते हैं सर कि कार्बन-कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो 154 पिकोमीटर के आसपास होती है और कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 112 पिकोमीटर होती है। तो जब भी बॉन्ड तोड़ना होगा तो प्रेफरेबली हम कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ेंगे, कार्बन-कार्बन का बॉन्ड जनरली नहीं तोड़ते हैं। नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म देखो इसके ऊपर पूरा चैप्टर होता है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी की मैं हाइलाइट डिस्कस कर रहा हूं, तो जो भी जैसा भी सवाल आएगा, जैसे भी टॉपिक आएगा, मैं उसको टॉपिक वाइज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। देखो फर्स्ट 3 एल्केन जो होते हैं उसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन कहा जाता है और हायर जो होते हैं उसके अंदर कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल तो नहीं बनेगा, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म भी होते हैं, साथ साथ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी हो सकते हैं बहुत सारे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को ध्यान रखते हुए देखो बच्चों, ये है कार्बन 1 2 3 4, रखने को इनको मैं सीधी लाइन में भी रख सकता हूँ या फिर मैं उनको थोड़ा सा ऐसे अरेंज कर सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, एन ब्यूटेन। एन का मतलब क्या होता है मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बताना, एन का मतलब क्या होता है। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, ये दोनों के एक दूसरे के क्या हो गए, इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, रिश्ता मुझे बताएंगे, ये रिश्ता क्या कहलाता है, मुझे इस रिश्ते के बारे में बताएंगे। रिश्ता, ये रिश्ता क्या है, ये संबंध कैसा है, संबंध कैसा है, संबंध कैसा है ये, इसके इसके बारे में मुझे बताएँगे। और ये बात थोड़ी-सी नोट करने वाली होगी कि यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 273, ये वाला जो बॉइलिंग पॉइंट है दोस्तों वो है 261, यानी कि जैसे ब्रांचिंग बढ़ी, जैसे-जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। कमाल की बात हमने सीख ली। नेक्स्ट चलते हैं। मेरे पास पेंटेन है, पेंटेन सीधा रख दूँगा तो 309 है। फिर उसके बाद मैं आइसोपेंटेन को स्टडी करता हूँ तो 301। हाँ जी सर, ये बात तो क्लियर हो गई कि एक मिथाइल आ जाने से बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा-सा घट गया, ब्रांचिंग बढ़ गई। अब ब्रांचिंग थोड़ी-सी और बढ़ा देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये देखो ऐसा-सा बन जाएगा। इसे नियोपेंटेन कहते हैं, जीसस का साइन है, जीसस का साइन, जीसस, जय जीसस की, जय जीसस की। तो ये वाला जो है, ये क्या हो जाएगा 282.5। क्या सर हमें ये डेटा याद रखना है? बिल्कुल डेटा याद नहीं रखना है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए ट्रेंड क्या है। ट्रेंड्स से ही सवाल बनते हैं दोस्तों, ट्रेंड्स से सवाल बनते हैं। तो अगर फ्लैट है, बिल्कुल एन है, तो फ्लैट होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि वेन डबल फोर्सेस ज़्यादा होते हैं। जैसे-जैसे आप थोड़ी-सी ब्रांचिंग बढ़ाएँगे, बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, वेन डबल फोर्सेस घटेंगे, सरफेस एरिया घटेगा। Thus you have seen in the C4H10 and C5H10 2 and 3 चेन आइसो, ओहो आंसर आ गया। चेन आइसोमर की जवाब इसने दे दिया कि चेन आइसोमर कितने बनते हैं, 3-3, 2 और उसमें 3 बनते हैं। वेरी नाइस। अब मैं प्रिपरेशन की बात कर लेता हूँ। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो होती हैं वो है एक्चुअल में सोर्स हमारे एल्केन के। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कैसे करेंगे, हम करेंगे डाई हाइड्रोजन को ऐड, हाइड्रोजन के को ऐड करेंगे एल्कीन और अल्काइन के ऊपर। देखो जैसे देख रहे होंगे आप, निकल पैलेडियम या प्लैटिनम का इस्तेमाल करते हैं, ये लोग कैटलिस्ट का काम करते हैं क्योंकि ये मेटल है, तो इसको रिएक्शन को मेटल कैटलाइज्ड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। ध्यान रखिए इसे रिडक्शन रिएक्शन ना बोलें, इसे रिडक्शन रिएक्शन ना बोले। जब आप रिडक्शन करते हैं हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हुए तो उस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो बी आपको मिल गया। प्रोपेन होना चाहिए ना, ये क्या है, ये ईथेन होगा, ये अच्छा, ये ईथीन है तो ये ईथीन होगा ना, ये ईथेन होगा। कमाल हो गया एनसीईआरटी, धन्यवाद आपने मिस्टेक करी। हैंस प्रूव्ड कि गलती कोई भी कर सकता है। एनसीईआरटी में भी गलती है भाई, बहुत सारी गलतियां हैं, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारी गलतियां हैं। फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट लाइक प्लैटिनम पैलेडियम निकल का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन कहा जाएगा। देखो यहाँ पर होता क्या है ना, ये जो सरफेस होती है मेटल की, मेटल सरफेस क्या करती है, एक्टिवेट करती है हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को। मैं पर्सनली H2 जो है ना, एच इसको बोलता हूँ मैं क्वीन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। क्यों, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसको यूजुअली तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। तो तोड़ने के लिए मुझे मेटल चाहिए। मेटल क्या करेगी, अपने ऊपर इस हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेगी और इन्हें लालच देगी कि हमारे साथ बॉन्ड बना लो, और ये वाला बॉन्ड टूटने लग जाता है, कच्चा हो जाता है। प्लैटिनम पैलेडियम जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे काम करते हैं, लेकिन निकल के लिए थोड़ी सी हीट देनी पड़ती है, थोड़ी सी हीट देनी पड़ती है। और जब आप एक एल्कीन को सिर्फ और सिर्फ निकल की प्रेजेंस में और H2 गैस लगाएंगे तो उस रिएक्शन को सैबर्टियर-सैंडरसन रिएक्शन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, सैबर्टियर-सैंडरसन रिएक्शन कहा जाता है। तो प्रोपीन को रिड्यूस कर दिया, प्रोपेन बन गया, प्रोपाइन को रिड्यूस कर दिया, प्रोपेन बन गया। मेरा आपको एक सुझाव है यहाँ पर, आप इस बात को ध्यान रखना, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। तो जो अल्काइन होता है, ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो जल्दी रिड्यूस हो जाता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के। एंड जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अनस्टेबिलिटी के, किसके, अनस्टेबिलिटी के, आप कह सकते हैं जो जितना ज़्यादा कम आप क्राउडिंग कहेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्राउडिंग कहेंगे, अनस्टेबिलिटी की बजाय क्राउडिंग कहूँगा। क्राउडिंग ऑन अक्रॉस एल्कीन, अक्रॉस एल्कीन। तो मैं आप लोगों को सीधा सा सवाल दे देता हूँ यहाँ पे, अगर मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है वर्सेस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है,
तो इन दोनों में से जल्दी रिड्यूस कौन होगा? सर जल्दी रिड्यूस ये होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो एडसॉर्प्शन है मेटल के ऊपर जल्दी हो जाएगी, आसानी से हो जाएगी, ज़्यादा अच्छे से होगी, ज़्यादा अच्छे से होती है। अब धीरे-धीरे क्या कर सकते हैं, एक-एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हुए एक-एक R ग्रुप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं अल्काइल हैलाइड की जो रिडक्शन होती है वो किससे कर सकते हैं? देखो अब नाम आ गया ना रिडक्शन, रिडक्शन कैसे करेंगे? क्योंकि मैंने हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया, लेकिन कैसे? आया कहाँ से? मैंने ज़िंक और HCl की इस्तेमाल करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस किया है। मैंने लिटरली हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल नहीं किया था। अल्काइल हैलाइड जिसके अंदर फ्लोराइड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ पर CH3 होना चाहिए। कमाल कर दिया एनसीईआरटी यार। अरे कहाँ है एनसीईआरटी? थोड़ा-सा मैं इसको चूम लूँ ज़रा। CH3Cl होना चाहिए और जब यहाँ से आप क्लोरीन को रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करने के लिए रिप्लेस करने के लिए हाइड्राइड लाएँगे। हाइड्राइड एक्चुअली कहाँ से लाते हैं? ज़िंक। इसका जो मैकेनिज़्म होता है वो H- होता है। H- यहाँ पर रिएक्शन करता है। यूज़ करने को आप ज़िंक HCl भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो टिन HCl भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो आयरन HCl का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है या वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है वो ज़िंक HCl होता है। तो ज़िंक सस्ता भी होता है। और अब ये देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, इसमें ज़िंक H+ का इस्तेमाल किया, फिर से हाइड्राइड आएगा, हाइड्राइड क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा, तो क्लोरीथेन से क्या बन जाएगा? इथेन बन जाएगा। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। क्लोरीन हटाओ, H लगाओ, क्लोरीन हटाओ, H लगाओ, हमारा काम बन गया। और ये क्या-क्या आंसर दे रखे हैं भाई इसने? हटाओ उसको, प्रोपेन आ गया ये 1, 2, 3 पता नहीं क्या-क्या लिखता है एनसीईआरटी, कमाल है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को मिलना पड़ेगा जा करके एक बार, कहाँ रहती है एनसीईआरटी? ज़रा मुझे एक बार बता देना कमेंट बॉक्स में कहाँ रहती है एनसीईआरटी, मैं मिल लूँगा उसको जाके। अल्काइल हैलाइड ऑन द ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल इन द ड्राई ईथरल सॉल्यूशन। ड्राई ईथरल सॉल्यूशन जो कि मॉइस्चर से फ्री होना चाहिए, उसे वुड्स रिएक्शन कहा जाता है। डबल होता है, डबल डबल डबल। CH3Br है, यहाँ से Br चले जाएंगे, सोडियम के साथ चला जाएगा और ये बन जाएगा ईथेन। कमाल हो गया भाई। अब तुम लोग कहोगे कि सर ये क्या है? सर ये मैं क्या ही बोलूँ, ये क्या ही बोलूँ मैं। CH3 है, नीचे ठीक लिखा हुआ, ऊपर गलत लिखा हुआ है। अब देखो ब्रोमीन का B बड़ा होना चाहिए। दोनों यहाँ पे उठाए, इन दोनों को यहाँ से भगाओ और अब ये 5 लगाओ, तो ये क्या बन जाएगा? एन ब्यूटेन बन जाएगा। एन ब्यूटेन बन जाएगा। इसीलिए मैं एनसीईआरटी को पढ़ाने के लिए यूज़ नहीं करता हूँ। लेकिन अब क्या करें? बस जो एग्ज़ाम है वो तो एनसीईआरटी से ही बनने वाला है, तो हमें सारी की सारी लाइनों को एक-एक करके पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसे वुड्स रिएक्शन कहते हैं। मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या वुड्स रिएक्शन से मीथेन को बनाया जा सकता है? मेरा आपसे सवाल है, क्या वुड्स रिएक्शन से मीथेन को बनाया जा सकता है? हाँ या ना में मुझे जवाब देंगे। हाँ या ना में मुझे आप जवाब देंगे। और मेरा एक सवाल है, इस कंपाउंड का प्रोडक्ट क्या होगा? मैंने ये ले लिया, इसको मैंने सोडियम से रिएक्शन करवाया, मैंने ये 2 लोग लिए। कितने लोग लिए? 2 लोग लिए। ये है टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। मुझे इसका प्रोडक्ट बताना क्या बनेगा? मुझे इसका प्रोडक्ट बताना क्या बनेगा? वुड्स रिएक्शन के मुताबिक क्या होगा ड्राई ईथर का इस्तेमाल करते हुए? ड्राई ईथर का काम क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ़ सॉल्वेंट का काम है। मुझे ये 2 सवालों का आंसर आपसे चाहिए। मैं देखूँगा कि कौन गद्दारी कर रहा है, कौन सिंसियरली लेक्चर को देख रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे करेंगे? इसको बोला जाता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन का सिंपल सा मतलब है, इसके ऊपर जेईई मेंस और नीट दोनों में ही सवाल पूछे जाते हैं। अब ये Me होना चाहिए, मिथेनॉल है ये। ये क्या करता है? सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ पर क्या करिए ना, ये NaOH का इस्तेमाल करेंगे यार, NaOH का इस्तेमाल करेंगे। वाह भाई वाह! NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड का, नाउ-काओ का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? नाउ-काओ का इस्तेमाल करते हैं। नाउ प्लस काओ का इस्तेमाल करते हैं। काओ का काम क्या होता है? कस सिर्फ़ और सिर्फ़ का काम इसका ये होता है कि NaOH को ड्राई रखना है। तो जो सोडियम सॉल्ट होती है ना, जो सोडियम सॉल्ट होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, अगर मैंने इसे सोडा लाइम यानी कि मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रॉक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिक्स कर दिया, जिसे नाउकाओ कहा गया है, वो एल्केन दे देता है। तो इसमें एक कार्बन कम मिलती है। इसके ऊपर सवाल बनता है, पूछते हैं। होता क्या है? देखो मैं आपको थोड़ा-सा सिखा दूँ, समझा देता हूँ कि जो CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और OH होगा ओरिजिनली। जब NaOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करेगा तो OH माइनस यहाँ से हाइड्रोजन को ले लेगा। क्यों? क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन है और एसिड बेस रिएक्शन को होने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत फास्ट होती है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और CH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। CH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ से आपने CO2 गैस को कर दी बाय-बाय। अब ये जो CH3 है, आप लास्ट में क्या करेंगे? पानी डालेंगे, जिससे क्या हो जाएगा? इसको मिल जाएगा CH4 बन जाएगा, ये हाइड्रोजन से मिल जाएगी। तो आपने बना दिया ये कंपाउंड और आपने डाल रखा था NaOH, आपने डाल रखा था NaOH और साथ में डाल रखा था आपने CO2 को निकाला है। ये वाली CO2 एंड NaOH दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं? Na2 होगा। Na2CO3 बना लेते हैं। Na2CO3 बना लेते हैं। सही है कि नहीं? बात समझ में आ गई? अब ये जो रिएक्शन है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन होना चाहिए, क्योंकि आपने कार्बन एनायन को बनाया है। ये रहा कार्बन एनायन। तो याद रखना, ये वाला स्टेप जो होता है वो स्लो होता है। ये वाला स्टेप स्लो होता है और ये वाला तो हमेशा ही फास्ट होगा। जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, RDS होता है। कॉल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर लेते हैं। मैं फटाफट देख लूँ कहीं कहीं पे इन लोगों ने कोई गलती-वलती तो नहीं करी। माइनस इन लोगों ने ये क्या लिखा है? एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ से।
माइनस, अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे माइनस कर दिया, बहुत बढ़िया। एंड ठीक है, बाकी सब ठीक है। देखो सोडियम या फिर पोटासियम सॉल्ट को क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के उन्हें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं। तो होता क्या है, एट एनोड हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, दुनिया जानती है। कैथोड पे हमेशा क्या होती है, रिडक्शन होती है। याद करने की बात ही नहीं है, ये तो हमें बचपन से सिखाया जाता है। तो ये जो मॉलिक्यूल आएगा, सबसे पहले CH3, मैं थोड़ा सा रंग बदल लूँ, वैसे भी होली आने वाली है, रंगों का खेल है। CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन खुद का होता है, 2 3 4 5 6 होते हैं। इसमें एक शेयर किया हुआ है, एक शेयर किया हुआ है। तो शेयर करने के बाद इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो रखे हैं। इसके पास कितने, 7। ऑब्वियसली इसने ये वाला भी कहीं ना कहीं पे शेयर कर रखा होगा। इसका सॉल्ट बनाना है, सॉल्ट बनाने के लिए क्या करना होता है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये भी बेस ले जाएगा, हाइड्रोजन को ले जाएगा, और पीछे इसके पास एक पेयर बच जाएगा। तो इसको मैं दोबारा यदि आपके लिए लिख के दिखा दूं, तो ये जो मॉलिक्यूल है मेरे पास, ये मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी, मान लेते हैं NaOH के साथ। तो CH3O माइनस है, ये होगा Na प्लस। इस कंपाउंड का मतलब क्या है, इस कंपाउंड का मतलब ये होता है कि इसके पास CH3 C डबल बॉन्ड O है, और ऑक्सीजन के पास एक खुद का इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7, और ये 8 हो गए इसके पास इलेक्ट्रॉन। लेकिन नेगेटिवली चार्ज है, क्यों? क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है ना, ये वाला एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये बाहर से आया है, ये इसका खुद का नहीं है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करता है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, और इसके पास बच जाएगा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। बाकी दो पेयर बचेंगे, बाकी दो पेयर बचेंगे, एक यहाँ पे शेयर कर रखा है। तो ऑब्वियसली फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन करके देखोगे तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ से इसने जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है, ये वाला बॉन्ड क्या करता है, ये क्या करता है, इसे कहता है कि ये वाला बॉन्ड तो ना रेडिकल फॉर्म में तोड़ ले, ताकि हम लोग डबल बॉन्ड बना सकें। तो इससे CH3 रेडिकल बन जाता है। तो यहाँ मैकेनिज्म क्या चलता है, रेडिकल मैकेनिज्म चलता है। तो यही वाला CH3 रेडिकल दूसरी लाइन में लगे हुए एक और ऐसे मॉलिक्यूल के CH3 के साथ जुड़ करके क्या कर लेगा, इथेन बना लेगा। CH3 CH3 जुड़ करके इथेन बना लेगा। बात सबको समझ में आ गई होगी। ये हो गया है एनोड के ऊपर का काम। एनोड के ऊपर क्या क्या बनाया आपने, आपने तो इथेन बना दिया, यानी कि अल्केन का डाइमर बना दिया, और साथ में आपने CO2 गैस को भी रिलीज किया। सवाल पूछते हैं एनोड के ऊपर कौन कौन मिलता है। और कैथोड के ऊपर क्या होगा, पानी जो है ना, पानी खुद जा करके रिड्यूस हो जाएगा। पानी को जब खुद रिड्यूस होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, यही इलेक्ट्रॉन ले लेगा। पानी के अंदर H प्लस है और OH माइनस वाला पार्ट होता है, तो H प्लस ये रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाएगा, और H2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि H2 गैस कहाँ रिलीज होती है, एनोड पे या कैथोड पे? आपको पता होना चाहिए, रिडक्शन से ही H2 गैस बनी होगी, और इस प्रोसेस से मीथेन को नहीं बनाया जा सकता। चलो ये बात तो सर हमको समझ में आ गई है, मीथेन नहीं बनाया जा सकता। मेरा आपसे सवाल है, मान लीजिए मेरे पास एक टर्शियरी ब्यूटाइल का एक ऐसा कंपाउंड है जो कि ऐसा सॉल्ट है, इसके ऊपर कॉल्बीज इलेक्ट्रोलाइसिस अगर मैं कर दूं, इसको कॉल्बीज इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। मुझे इसके प्रोडक्ट का नाम बताएंगे, प्रोडक्ट बना देना, क्या बनेगा मुझे आंसर देना चैट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर। अब थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर ली जाए। मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि फर्स्ट 4 मेंबर जो होते हैं C1 एंड C4, C1 से लेकर के C4, जैसे 1 2 3 4 ब्यूटेन तक, ये सारी की सारी गैसेज होती हैं। और C5 से लेकर के C17 तक ये जनरली लिक्विड होते हैं, ये जनरली लिक्विड होते हैं। तो मेरा आपसे सवाल है, ये जो कंपाउंड है, ये कैसा होता है? इसके अंदर तो 5 कार्बन है, इसके अंदर तो 5 कार्बन है, 5 कार्बन है ना इसके अंदर, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। इसे नियोपेंटेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे नियोपेंटेन कहते हैं। मुझे इसकी फिजिकल स्टेट के बारे में कमेंट करके बता देना, क्या ये लिक्विड होता है, सॉलिड होता है, गैस होता है? इसके बारे में थोड़ा सा बता देना भैया। मुझे भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। अच्छा, 18 से लेकर के ऊपर वाले जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो सारे के सारे वैक्सी होते हैं, वैक्सी सॉलिड होते हैं एट 298। दे कलरलेस, दे आर ऑर्डरलेस, इनकी कोई स्मेल नहीं होती, इनकी कोई भी खुशबू नहीं होती, कलर भी नहीं होता है। अब ये बात तो हमने डिस्कस कर लिया है कि 3 आइसोमेरिक पेंटेन होते हैं, जैसे कि पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन, या फिर 2 डाइमिथाइल प्रोपेन होता है। पेंटेन है, 2 मिथाइल ब्यूटेन है। इट इज ऑब्जर्व दैट द पेंटेन हैविंग अ कंटिन्यूअस 5 चेन, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 309 है। फिर उसके बाद इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है डाइमर, ये दो दो मिथाइल को हमने चेन पे वहाँ लगा दिया, इसकी ब्रांच बना दी, तो बॉइलिंग पॉइंट घट गया, बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज, एल्केन जो होते हैं वो जनरली एसिड और बेस के साथ इनर्ट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ भी इनर्ट होते हैं, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंस ये नहीं है, कोई भी चार्ज पोलैरिटी है ही नहीं बॉन्ड के अंदर। तो इनकी जो मोस्ट फेमस रिएक्शन है वो क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो अगर आप एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके हेलोजन का लगाओगे, तो उसे कहा जाता है मोनो हेलोजनेशन प्रोसेस। आप यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप भी लगा सकते हो, सल्फोनिक ग्रुप भी लगा सकते हो। हेलोजनेशन प्रोसेस जो होती है वो जनरली हाई टेम्परेचर पे की जाती है, इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट अंडर, या फिर आप अल्ट्रावायलेट, इस अल्ट्रावायलेट लाइट का भी, यूवी लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, करीबन करीबन 200 से लेकर के 500 डिग्री तक चाहिए होता है।
अच्छा जी, कुछ एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगर आपके पास CH3 है यानी कि ईथेन है, एक क्लोरीन ली, लाइट डाली, लाइट कैसी है ये यूवी लाइट को दिखा रहा है, एक क्लोरीन आपने लगा दी, क्लोरीन लग गई है यहाँ पे, HCl निकल गया है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो F2 होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है देन Cl2 देन Br2 देन I2। ये रिएक्टिविटी रेट को अगर आप अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना, F2 जो होता है मोर रिएक्टिव देन Cl2 देन Br2 देन I2 होता है। ठीक है जी। और जो रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन होती है, जो टर्शियरी हाइड्रोजन है वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है देन सेकेंडरी हाइड्रोजन देन प्राइमरी हाइड्रोजन। ये किसकी बात चल रही है? ये तीनों के लिए ही बात चल रही है, तीनों के लिए ही बात चल रही है। लेकिन जब आप आयोडीनेशन करने लगते हैं, आयोडीनेशन वाली रिएक्शन होती है स्लो, तो रिवर्सिबल भी होती है, तो उसको करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि HiO3 या HNO3 का इस्तेमाल करना पड़ता है, तभी जाकर के रिएक्शन जो आयोडीनेशन वाली है वो हो पाती है, तभी हो पाती है। अच्छा, कंबशन रिएक्शन क्या होती है दोस्तों? कंबशन रिएक्शन का मतलब है जब आप एल्केन को एक ऑक्सीजन या फिर एयर की प्रेजेंस में हीट कर देते हैं ताकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी मिल जाए। तो इसका जनरल फॉर्मूला है, इसके ऊपर ही रिसेंटली जेईई में इसने सवाल भी पूछा है। यहाँ पे n टाइम्स आपको क्या मिल जाएंगे? CO2 मिल जाएंगे। बाकी आप रिएक्शन को बैलेंस करके देख सकते हैं। ड्यू टू दी लार्ज इवोल्यूशन ऑफ हीट ड्यूरिंग द कंबशन, एल्केन को भी फ्यूल के जैसे यूज कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। अच्छा जी, तो अब देखते हैं कुछ कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अगर आपने मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दी कॉपर की प्रेजेंस में, लेकिन टेम्परेचर को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर को भी ध्यान देना पड़ेगा। ये बन जाएगा मिथेनॉल। क्या बन जाएगा दोस्तों? मिथेनॉल बन जाता है। अगर आपने मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, लेकिन आपने रिएक्टेंट जो है आपने जो कैटलिस्ट है वो चेंज कर दिया। क्या कर दिया इस बार? हमने MO2O3 यानी कि मोलिब्डेनम ऑक्साइड यूज कर लिया, आपको मिल जाएगा मिथेनॉल। अगर आपने यूज किया है यहां पर मैंगनीज का एसीटेट, मैंगनस है ये, मैंगनस यानी कि 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में इथेन को इस्तेमाल किया है और हमने बना लिया क्या? इथेनोइक एसिड बना लिया है। अगर आप बच्चों ऑर्डिनरी एल्केन की रिएक्शन करवाना चाहते हैं, ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हैं, तो नहीं हो पाएगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास इस प्रकार का एक टर्शरी हाइड्रोजन मौजूद है, ये वाली कार्बन कैसी है? टर्शरी कार्बन है, तो ये हाइड्रोजन कैसी होगी? टर्शरी हो गई। इसकी रिएक्शन करवा दो आप KMnO4 के साथ। किसके साथ करवाएंगे? KMnO4 के साथ करवाएंगे और ये वाली हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज किया जा सकता है और आपको कंपाउंड मिल जाएगा एक टर्शरी अल्कोहल। क्या मिल जाएगा? टर्शरी अल्कोहल। हालांकि और किसी भी एल्केन को इस प्रकार से ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता। ये वाली टर्शरी हाइड्रोजन को भी हम ऑक्सीडाइज करते हैं बाय पोटासियम परमैंगनेट। ध्यान रखिएगा, पोटासियम परमैंगनेट के साथ ये रिएक्शन हो पाती है। नेक्स्ट देखते हैं आइसोमेराइजेशन की रिएक्शन क्या है। हालांकि इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को मैं क्लासरूम में पढ़ाया करता हूं, लेकिन अभी फिलहाल इसकी आवश्यकता नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा कि आपको एनहाइड्रस AlCl3 के साथ साथ HCl की भी जरूरत पड़ती है। और आप एन हेक्सेन को लीजिए और एन हेक्सेन का एक एक करके आप क्या करना? मीथाइल को शिफ्ट कर देना, कभी कार्बन नंबर 2 पे लगाना, कभी कार्बन नंबर 3 पे लगाना, तो ये रिएक्शन हो जाती है। इसे आइसोमराइजेशन कहते हैं। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि ये जो तीनों आपस में लिखे हुए हैं, चलो ऐसे करते हैं, इसका नाम रख देते हैं नंबर 1, इसका नाम रख देते हैं नंबर 2, इसका नाम रख देते हैं नंबर 3। मुझे आप लोग बताएंगे नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में क्या संबंध है, नंबर 2 और नंबर 3 के बीच में क्या संबंध है, नंबर 1 और नंबर 3 के बीच में क्या संबंध है। ये तीनों मुझे आप संबंध बताएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कितनी ज्यादा सर? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एनहेक्सेन को लिया और आपने 6 या 6 से ज्यादा कार्बन एटम्स को उठाया और आपने 773 केल्विन पे और 10 से 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर अगर आपने रिएक्शन को करवा दिया, क्या करते हैं हम लोग? क्रोमियम के ऑक्साइड को, वेनेडियम के ऑक्साइड को या फिर मोलिब्डेनम के ऑक्साइड को हम अलुमिना के सरफेस के ऊपर सजा लेते हैं। अलुमिना क्या होती है? Al2O3 होती है। इसके सरफेस के ऊपर सजा लेते हैं, सपोर्ट कर लेते हैं और फिर रिएक्शन क्या होगी बच्चों? रिएक्शन यहाँ से एरोमेटाइजेशन यानी कि ये बेंजीन बन जाएगी और बेंजीन के आपको पता ही है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। मेरा सवाल आप लोगों से ये है, अगर मैंने एन-हेप्टेन लिया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगर मैंने आपको एन-हेप्टेन दिया तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अगर मैंने आपको एन-ऑक्टेन दिया तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? मुझे आपको दोनों ही आंसर करके देने हैं। चैट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देंगे। देखेंगे कौन गद्दारी करता है और कौन सिंसियरली लेक्चर को देखता है। स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे बच्चों। स्टीम के साथ रिएक्शन करनी है किसकी? मीथेन की। मीथेन की रिएक्शन करेंगे स्टीम के साथ। हाई टेम्परेचर पे कितने पे करते हैं? करीबन 900 डिग्री पे। 900 यानी कि कितना? 900 से 1000 डिग्री पे करते हैं। सीधे सीधे याद रखेंगे 1000 डिग्री और ये हो जाता है कितना? 1273 केल्विन। ये इसी को याद रख लेना। और निकल की इस्तेमाल जरूरी है, निकल जरूरी यूज करना होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइहाइड्रोजन मिल जाता है। ये पता है क्या रिएक्शन है? ये पूछा जाता है कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन में। हालांकि ये जो डाइहाइड्रोजन वाली बात है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हम हाइड्रोजन चैप्टर को ना ही नीट में ना ही जेईई में पढ़ते हैं, कहीं भी नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी ये पूछा जा सकता है क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर इस चैप्टर के अंदर ये बात को मेंशन कर दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है कि डाइहाइड्रोजन बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मेथड कौन सा है? और आप कहेंगे मीथेन को स्टीम के साथ
निकल की प्रेजेंस में 1000 डिग्री पे हीट कर दो। पायरोलाइसिस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पायरोलाइसिस का मतलब होता है पायरो, पायरो यानी कि हीट करने से लाइस करना है, लाइस करना यानी कि काट देना है। आप हायर एल्केन को छोटे छोटे एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो 6 कार्बन का एल्केन था, 6 कार्बन में ही रहा, लेकिन हाइड्रोजन छोड़ के चली गई यानी कि एल्कीन बन गया। आप इसको छोटे छोटे कार्बन में, छोटे छोटे और कार्बन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई सवाल अगर आपसे पूछे तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है, रेडिकल मैकेनिज्म होता है। एल्कीन की शुरुआत करते हैं मेरे दोस्तों। एल्कीन में सबसे पहले क्या जानना है आपको कि उसके अंदर एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना मौजूद है। मैं थोड़ा सा आपको यहां पर समझा देना चाहता हूं कि कार्बन अगर मैंने सिंपलेस्ट ले लिया, एल्कीन ले लिया, तो ये वाली कार्बन को अगर आप sp2 हाइब्रिडाइज कह रहे हैं, ये वाली कार्बन को sp2 हाइब्रिडाइज कह रहे हैं, ये वाला कार्बन अगर px अपनी ऑफर कर रहा है, अपनी ऑफर px कर रहा है पाई बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये बात तो सबको समझ में आ जानी चाहिए कि कार्बन और दोनों बाकी जो टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये सभी के सभी लोग क्या होंगे, सभी के सभी लोग एक ही प्लेन में होंगे। कौन से प्लेन में होंगे, क्योंकि मैंने x को इस्तेमाल किया है क्या बनाने में, पाई बॉन्ड बनाने में, तो ये yz प्लेन में मौजूद होंगे। तो जो पाई बॉन्ड होगा, जो पाई बॉन्ड होगा वो कहाँ होगा, x कहाँ होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो आप ये बात समझ गए होंगे, पाई बॉन्ड इज परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर प्लेन, मॉलिक्यूल के प्लेन के परपेंडिकुलर मौजूद है। और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो होती है, जिसकी वजह से इसे कच्चा बॉन्ड माना जाता है। कच्चा बॉन्ड है, इसके जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CnH2n बन जाएगा, CnH2n बन जाएगा। ऐसे लोगों को एलिफीन, ओलिफीन भी कहा जाता है। ओलिफीन यानी कि ऑयल फॉर्म वाले होते हैं। मैं अब आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा और बता चुका हूं ऑलरेडी। ये जो बॉन्ड है ना कार्बन और कार्बन के बीच में, आप जानते हैं ये पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो होने के चक्कर में कच्ची होती है, वीक होती है। अब ये डोनर का काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो प्रेजेंस ऑफ द वीकर पाई बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ द वीकर पाई बॉन्ड, एल्कीन्स अनस्टेबल हो जाते हैं। अनस्टेबल का मतलब ये नहीं है कि वो खुद से टूट फूट जाते हैं, किसी की प्रेजेंस में रिएक्शन करने शुरू कर देते हैं। एल्कीन्स कैन बी चेंज इनटू सिंगल बॉन्ड्स कंपाउंड्स बाय रिएक्टिंग, बाय कंबाइनिंग देम विद द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। आपको पता होना चाहिए कि एल्कीन के ऊपर क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो सकती है। बच्चों इसके दो मैकेनिज्म होते हैं, मैं आपको दोनों बता देता हूं। एक होता है वाया एनसीसी, दूसरा होता है वाया सीसी। जब वाया सीसी की बात करते हैं तो एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए जिसके पास कोई लोन पेयर ना हो, जैसे कि H+ हो जाना चाहिए। यहाँ पर वाया एनसीसी यानी कि रिंग बनती है। रिंग कौन सी होती है, जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल कौन होना चाहिए, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए अटैक करने के लिए, लोन पेयर होना चाहिए, जैसे कि X+ हो गया, NO+ हो गया। ये लोग क्या करते हैं, रिंग बना लेते हैं। और जब यहाँ पे सीसी बनता है, रियल कार्बन बनता है, तो रीअरेंजमेंट होती है। यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होती है, ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कि आपने क्या क्या यूज कर सकते हैं, HCl का एडिशन या HX लिख लो, हाइड्रो हेलोजिनेशन कर सकते हैं, पानी का एडिशन कर सकते हैं, ये सारी सारी बातें कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग X2 का एडिशन कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, X2 को पानी के साथ एडिशन कर सकते हैं, यानी कि HOX का एडिशन कर सकते हैं। ये सारी बातें मैं थोड़ा थोड़ा करके सारी आपको बातें सिखाऊंगा। देखो थोड़ा सा फीचर के बारे में जान लेते हैं। ये जो बॉन्ड एंगल है, होना कितना चाहिए था, 120 बॉन्ड एंगल होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा रिपल्शन के कारण बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ जाता है, 122 के आसपास आता है। ये वाला बॉन्ड एंगल थोड़ा सा घट जाएगा, सिंपल सी बात है। ये जो बॉन्ड एंगल, ये जो बॉन्ड लेंथ है, हमने पीछे अभी देखी थी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो 154 के आसपास होता है। ये रिड्यूस हो जाना चाहिए ऑलमोस्ट। और ये कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ है ये है 110 पिकोमीटर के आसपास होता है। थोड़ा सा डेटा आपको ध्यान रखना पड़ता है। अल्काइन की बात कर लेते हैं, अब प्रिपरेशन देख लेते हैं। फ्रॉम अल्काइन कैसे करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं पार्शियल रिडक्शन का मेथड, जिसमें हम लोग क्या यूज करेंगे ना, हम लोग रिडक्शन करेंगे। इसमें तीन रिएजेंट्स का नाम याद करना होता है आपको। एक होता है रोजनमंड कैटलिस्ट, एक होता है रोजनमंड कैटलिस्ट, एक होता है लिंडलार कैटलिस्ट, और एक आता है बर्च रिडक्शन, एक आती है बर्च रिडक्शन। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर यूज करते हैं हम सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ये लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है, यदि आपने H2PD के साथ हमने यूज़ कर लिया चारकोल, या फिर हम यूज़ कर लेते हैं हम यूज़ करते हैं साथ में कैल्शियम कार्बोनेट का भी इस्तेमाल, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे BaSO4 का भी इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी सल्फर का भी इस्तेमाल करते हैं, क्विनोलिन का भी इस्तेमाल करते हैं। सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसके लिए क्या करते हैं, H2PD का इस्तेमाल करते हैं, बासोफोर का इस्तेमाल करते हैं, बासोफोर यानी कि BaSO4 का इस्तेमाल करते हैं। अब बात कर लेते हैं, देखो क्या क्या चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। देखो हमने पैलेडियम चारकोल का इस्तेमाल किया, हमेशा ये क्या करेगा, हमें सिस एल्कीन बना करके देगा। जो लिंडार बर्च रिडक्शन होती है वो हमेशा हमें ट्रांस बना करके देता है। थोड़ा सा पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल इज नोन एज लिंडार कैटलिस्ट, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डीएक्टिवेटेड विद पॉइजन लाइक सल्फर कंपाउंड्स और क्विनोलिन, वो हमें एल्कीन बना करके दे देते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैल्शियम कार्बोनेट की भी बात यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। ठीक है जी, अच्छा जी, कैल्शियम कार्बोनेट स्पेसिफिकली कैल्शियम कार्बोनेट के साथ भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आप यूज कर सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट।
तो आपको मेजर पता होना चाहिए कि रोजमंड हो या फिर लिंडार हो, दोनों के दोनों सेम रिजल्ट देते हैं। जो बर्च रिडक्शन होता है वो हमेशा ट्रांस एल्कीन बना करके देता है। अल्काइल हैलाइड के ऊपर रिएक्शन क्या करते हैं, हम लोग यूज करेंगे अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल करते हैं। जनरली वो क्या करता है, E2 एलिमिनेशन करता है। E2 एलिमिनेशन करने के लिए हमें बीटा एलिमिनेशन करनी पड़ती है। बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि कार्बन यहाँ पर हाइड्रोजन है और इसके साथ हाइड्रोजन है, इसे अल्फा कार्बन कहेंगे, इसे बीटा कार्बन कहेंगे। यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और हमेशा हमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिलकर के दे देगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ती है। दो तरह के प्रोडक्ट आते हैं, एक तो सेटजअप प्रोडक्ट आता है और दूसरा हॉफमैन प्रोडक्ट आता है। डिपेंडिंग अपॉन ये बीटा एलिमिनेशन कौन करवा रहा है। अल्कोहलिक KOH है, अगर तो ये है एक स्लिम ट्रिम सा स्लिम है तो हमेशा हमें सेटअप मिलेगा। अगर ये मोटू है तो उससे हमेशा हमें हॉफमैन प्रोडक्ट मिलता है। हॉफमैन प्रोडक्ट मिलता है। अच्छा, एलिमिनेशन होती कैसे, एंटी पेरिपेलिनर होती है, यानी कि एक हाइड्रोजन ये वाली और हेलोजन यहाँ से उल्टे होने चाहिए, एक दूसरे के उल्टे होने चाहिए। यानी कि अगर ये हेलोजन ऐसी है तो हाइड्रोजन ऐसी होनी चाहिए, हाइड्रोजन अगर ऐसी है तो हेलोजन ऐसी होनी चाहिए। एक वेज पे तो दूसरी डैश पे होनी चाहिए, तब जाकर के अल्कोहलिक KOH काम करता है। बीटा एलिमिनेशन होती है। जो निकलता जल्दी है उससे रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होती है, आयोडीन जल्दी निकल जाएगा, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन। और रिएक्शन निकलने के बाद हेलोजन निकलने के बाद जो एल्कीन है वो अपनी स्टेबिलिटी को बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होगा। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होता है और आप जानते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को कैसे जज किया जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के अलावा और क्या बातें की जा सकती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन से आती हैं। जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही अच्छे से वहां से हाइड्रोजन को निकाला जा सकता है। विसिनल डाइहैलाइड से अगर आप हेलोजन को निकालना चाहते हैं, देखिए एक कार्बन नंबर 1 ये होगी कार्बन नंबर 2, जिंक यहाँ से रिएक्शन को ब्रोमीन को निकाल लेती है और डबल बॉन्ड बन जाता है। यहाँ से भी देखिए, यहाँ नंबर 1 है, नंबर 2 है, इनसे भी डबल बॉन्ड बनाया जा सकता है। सर क्या जेमिनल से नहीं किया जा सकता? जेमिनल से भी किया जा सकता है दोस्तों। आपके पास एक Br है, यहाँ पर Br है, हो सकता है यहाँ पर आपने कुछ भी ग्रुप लगा रखा हो। दूसरा ऐसा एक जिंक ले लेंगे, एक और जिंक लेना पड़ेगा, Br होगा। और ये अब आप रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने के बाद यहाँ से पहले ZnBr2 ZnBr2 निकल जाएगा और आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिल जाता है। ये भी रिएक्शन पॉसिबल है, ये भी रिएक्शन पॉसिबल है। अब विसिनल ये होता है इवन मैकेनिज्म। एल्कोहल एसिड का डिहाइड्रेशन करना है तो यहाँ पर आपका प्योर कार्बोनेट बनता है, प्योर कार्बोनेट बनेगा, उसका रीअरेंजमेंट भी होता है, रीअरेंजमेंट भी होता है। जब भी आप H2SO4 का इस्तेमाल करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, याद रखिए वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा। सबसे पहले उसको प्रोटोनेट करेगा, प्रोटोनेट वाला ये यहाँ से H2 निकल जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से ये वाली कार्बन कार्बन प्लस बनेगा। कार्बन प्लस को अपन करेंगे रीअरेंज, रीअरेंज करने के बाद ये बीटा वाली हाइड्रोजन यहाँ से चली जाती है, बीटा वाली हाइड्रोजन चली जाती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं आप लोगों को एक सवाल पूछता हूँ, मुझे इसका आंसर आप लोग करके देंगे। मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मैंने OH लगाया हुआ है और अब आप मुझे बताएंगे कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट क्या बनता है। जरा ध्यान ध्यान से मुझे आंसर करके बताना। फिजिकल प्रॉपर्टी को देख लेते हैं दोस्तों। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मेरे पास एल्कीन की बात करनी है तो वो कैसे होते हैं। पहले 3 मेंबर गैसेस होती हैं, पहले 3 मेंबर गैसेस होती हैं। बाद की जो 14 होते हैं वो लिक्विड होते हैं और उसके बाद वाले जो हैं वो सॉलिड होते हैं। ईथीन के बारे में स्पेसिफिकली याद रखना, वो एक कलरलेस गैस है और उसकी फेंट स्वीट स्मेल होती है। कभी कभी पैराग्राफ सवाल में या फिर असर्शन रीजन में या फिर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि ईथीन की स्वीट स्मेल होती है कि नहीं होती है। होती है भाई, एनसीईआरटी ने कहा तो मानना तो पड़ेगा। बाकी सब लोगों की कोई स्मेल या कोई भी खुशबू नहीं होती। ये सब के सब इनसोल्यूबल होंगे पानी के अंदर या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, ये लोग सोल्यूबल होते हैं। और जैसे जैसे अगर आपने इसकी बॉइलिंग पॉइंट को स्टडी कर रहे हैं, जितना ज्यादा साइज होता है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ऑलराइट, अब देखते हैं बच्चों एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर आपने यूज किया हेलोजन रिएक्शन, ये होती है एंटी एडिशन। एंटी एडिशन का मतलब क्या है, जब भी आप एडिशन करेंगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाने के बाद एक हेलोजन को ऊपर वेज पे और दूसरी हेलोजन को डैश पे ऐड करना है। तो ऐसे ऐड करते हैं। यहाँ तो बात समझ में आती है कि ये वाली अगर वेज पे ऐड हो रही है तो दूसरी वाली डैश पे ऐड होगी। इसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। ये होती है वाया एनसीसी। वाया एनसीसी का मतलब क्या है, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। जानते हैं ना आप रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्रोमीन यहाँ पे फंस चुकी होगी और दूसरी ब्रोमीन पीछे से आकर के अटैक करेगी। कौन सी कार्बन पे अटैक करती है, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर आकर के अटैक करती है और रिंग खुल जाती है, और रिंग खुल जाती है। नेक्स्ट बात देखते हैं बच्चों, हाइड्रोजन हैलाइड की बात करेंगे। HX को ऐड करना है। HX में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी HI की होती है, फिर HBr की, फिर HCl की एडिशन रिएक्शन होती है। यहाँ काट देंगे, कहीं पे भी किसी को H को, कहीं पे भी Br को ऐड कर दो। काटो, कहीं पर भी H को, कहीं पर भी Br को ऐड कर दो, फर्क नहीं पड़ता। सिमेट्रिकल में दिक्कत नहीं है। मार्कोनिकोव रूल वगैरह बात चला सकते हैं, लेकिन मार्कोनिकोव रूल इतना गंदा रूल है कि मैंने उसको एक दिन कोनी मारी और वो मर गया। कैसे, मैंने कहा कि भैया यहाँ वाले पे अगर आप काटेंगे तो क्या करेंगे, इसने कहा H दे दो, Br दे दो। मैंने कहा हर बार ये बात तो नहीं चलेगी, दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा। उसने कहा मेरे हिसाब से लगा
जाएगा तो ये मेजर हो जाएगा। हमने कहा हमेशा तेरी बात नहीं चलेगी भाई, हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बोकेटायन बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद रीअरेंजमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद जाकर के रिएक्शन होती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को एक सवाल यहाँ पर दे रहा हूँ, बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा? बताइए आप मुझे इसका आंसर क्या होगा? क्या इसका आंसर होगा? आप H के ऊपर HCl डाल करके मुझे आंसर करके बताना आंसर क्या होगा, ठीक है? आंसर क्या होगा? एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या होता है बच्चों? उसे खराश इफेक्ट भी कहा जाता है या पेरोक्साइड इफेक्ट कहा जाता है। अगर मैंने H2O2 को यूज़ किया है HBr के साथ, सिर्फ और सिर्फ HBr में ही ये इफेक्ट देखा जाता है। अब सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि H2O2 ही काम करेगा, कोई भी पेरोक्साइड काम कर सकता है। बच्चे यहाँ पर खौफ खा जाते हैं कि भैया ये क्या हो गया हमारे साथ? मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है जिसका नाम है बेंजोइल पेरोक्साइड, जिसका नाम है बेंजोइल पेरोक्साइड। इसको बीपीओ भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? बीपीओ भी कहा जाता है। या बेंजोइक एसिड ले लीजिए, पर बेंजोइक एसिड बना दो उसका, पर बेंजोइक एसिड बना दो और फिर मेटा पोजीशन पे क्लोरीन लगा दो, तो इसे एमसीपीबीए कहा जाता है, यानी कि मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड कहा जाता है। इनके प्रेजेंस में क्या होता है, रेडिकल मैकेनिज्म चालू हो जाता है और सिर्फ एचबीआर में ही ये रिएक्शन देखी जाती है। तो एक प्रोफेसर थे जिनका नाम है खराश और एक दूसरे थे एफआर मायो, उनके नाम पर ही रिएक्शन ये डिस्कवरी की गई थी और इफेक्ट का नाम पड़ गया है एंटी मार्कोनिकोव रूल या फिर खराश रूल, खराश इफेक्ट पड़ गया है। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड करनी है तो एक कार्बन को आप H दे दो, दूसरे कार्बन को आप बचा खुचा पार्ट दे दो। एक कार्बन को आप H दे दो, दूसरे कार्बन को बचा खुचा पार्ट दे दो, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, कार्बोकेटायन बनेगा, रियल कार्बोकेटायन बनेगा एंड रीअरेंजमेंट भी होती है, रीअरेंजमेंट भी होगी। पानी का एडिक्शन करेंगे, पानी का एडिशन करने के लिए फिर से वही बात करेंगे। कार्बन का H, इस कार्बन को आप H दे देंगे और OH कहाँ यहाँ पर जुड़ जाता है। लेकिन ये तो देखो सीधे सीधे से एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी ने जो दिए, मैं वही हूँ बहू बातें कर रहा हूँ। अरे भाई कम से कम ये बता तो दो मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अरे मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? सर मजा तो आ रहा है, लेकिन अगर आपकी जितनी भी कोशिशें आप कर रहे हो, अगर आपके एम्स पहुंचने में, अगर आपके जेईई मेंस क्रैक करने में, आपके आईआईटी पहुंचने में मेरा इतना भी योगदान है तो मुझे थैंक्स बाद में आकर के कह देना, लेकिन कम से कम अभी मेरी इतनी मेहनत का कम से कम मजा आ रहा है वो तो बता के जाओ यार। एक बार कम से कम कमेंट बॉक्स में जरूर बोल के जाया करो सर मजा जरूर आ रहा है। सर एक एक लाइन खोद खोद के पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी की, कोई पढ़ाता है आज तक ऐसा? किसी ने पढ़ाया है आज तक ऐसा? मुझे बता देना। और मैं एक ऐसा मास्टर हूँ जो सिर्फ केमिस्ट्री की बात करता है, कोई इधर उधर की अंडरस्टैंड बात कहीं की क्या मैंने पूरे लेक्चर के अंदर? करता हूं क्या? नहीं सर, बिल्कुल सर, एकदम सटीक बात करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। अगर आपने डीकलराइजेशन टेस्ट करना है, देखो ये क्या करता है, डीकलराइजेशन हो जाता है KMnO4 का। होता क्या है KMnO4? कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 लेना है। इसे बेयर्स रिएजेंट कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसे? बेयर्स रिएजेंट कहा जाता है। बेयर्स रिएजेंट करता क्या है? ये करता है सिन एडिशन। इसके साथ साथ ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, इसको भी यूज किया जा सकता है सिन एडिशन। मैं इसे यो रिएजेंट बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? यो रिएजेंट। क्यों सर यो क्यों? अरे ऐसे हाथ से इशारा करते हैं ना, ऐसे ऐसे यो बन जाता है, ऐसे यो ऐसे यो बन जाता है, वही है, बस उस तरीके का आपको एक रिएजेंट बनाना है। और आपको दोनों तरफ जैसे कार्बन के दोनों को वेज पे या दोनों को डैश पे ऐड कर देना, इस प्रकार का आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, इस प्रकार का प्रोडक्ट मिल जाता है। और अगर आप इसको डालेंगे एल्कीन के ऊपर तो टेस्ट इसका कलर गायब हो जाता है। अल्काइन के ऊपर भी गायब हो जाता है कलर इसका, क्योंकि इसका खुद का कलर क्या होता है? पिंक होता है, पिंक से पर्पल कलर होता है। अगर आप एसिडिक KMnO4 या फिर एसिडिक डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल करते हैं तो ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस जैसा बिहेवियर दिखाता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस जैसा बिहेवियर दिखाता है, जिसके चलते क्या होता है, यहां से बॉन्ड टूटेगा और दोनों को हम क्या करेंगे, ओवर ऑक्सीडाइज कर देंगे। ये तो कीटोन बनेगा, लेकिन इसका फॉर्मिक एसिड बनेगा। फॉर्मिक एसिड से क्या बन जाएगा? कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। कार्बोनिक एसिड टूट जाता है CO2 में और पानी में। यहां से काटेंगे, इसका क्या बनना चाहिए? इथेनॉल बनना चाहिए, लेकिन इथेनॉल का क्या बन जाएगा? इथेनोइक एसिड बन जाएगा। इसका भी इथेनोइक एसिड बन जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक बार ये सवाल जेईई में से पूछा गया है, साथ साथ नीट में भी पूछा जाता है कि ओजोनोलाइसिस के दौरान बीच में क्या बनता है। ये झोपड़ी सी क्या बन रही है? झोपड़ी का नाम है ओजोनाइड। होता क्या है, हम यहां पर करते हैं जिंक का इस्तेमाल। सबसे पहले क्या होगा, बॉन्ड को काटना है, इसको डबल बॉन्ड O, इसको डबल बॉन्ड O दे देना है। अगर तो ये कैसी है, अगर ये रिएक्शन है कैसी, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है। जब हम जिंक का इस्तेमाल करते हैं, जिंक का इस्तेमाल करेंगे तो इस भाई का क्या बन जाएगा? इथेनॉल। इस भाई का क्या बन जाएगा? मिथेनॉल बन जाएगा। मैं आपको यहां बताता हूं, अगर जिंक नहीं तो आप लोग ये भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? डाइमिथाइल सल्फाइड, Me2S। लीजिए लगे हाथ में आप लोगों से एक सवाल भी पूछ लेता हूं, मुझे बताइए डाइमिथाइल सल्फाइड के अंदर सल्फर की, मुझे डाइमिथाइल सल्फाइड के अंदर सल्फर की एक ये रहा लोन पेयर और एक ये रहा लोन पेयर, इसकी हाइब्रिडेशन तो बताना जरा, मुझे सल्फर की हाइब्रिडेशन बता दीजिए जरा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। पॉलीमराइजेशन, अगर आपने एल्कीन को उठाया, एक कैटलिस्ट जैसे कि जनरली यूज किया जाता है लिंडलार हम यूज करते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में क्या हो जाता है? पॉलीथीन बन जाता है। पॉलीथीन की दो वैरायटी होती है, हाई डेंसिटी पॉलीइथीन होता है या फिर एक लो डेंसिटी पॉलीइथीन होता है। डिपेंडिंग अपॉन उसका यूज क्या है, हम वो वाली
पॉलीथीन को बना सकते हैं। अगर आपने प्रोपीन दिया तो पॉलीप्रोपीन बन जाएगा, सिंपल सी बात है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। आइए अल्काइन की बात करते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? CnH2n+2 -2 होना चाहिए। ये हमारा जनरल फॉर्मूला तैयार हो जाता है। मेरा आप लोगों से सवाल है कि इसका फर्स्ट मेंबर कौन होता है? इसका फर्स्ट मेंबर कौन होता है सर? फर्स्ट मेंबर तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है। इसका नाम क्या होता है? इथाइन है। इथाइन का कमर्शियल नेम क्या है सर? इसका नाम होता है एसिटाइलिन। एसिटाइलिन होता है। मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर के अंदर एक बहुत ही फेमस सवाल है कि हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला जज करके बताओ एक ऐसा कंपाउंड जो कि वेल्डिंग में इस्तेमाल होता है, वेल्डिंग में इस्तेमाल होता है। ये रहा एसिटाइलिन इज यूज्ड इन वेल्डिंग पर्पस जो इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम, जो कि मिक्स करके किसको, एसिटाइलिन और ऑक्सीजन गैस को मिक्स करके बनाया जाता है। और मोल कॉन्सेप्ट पे जो सवाल पूछा जाता है वो यही होता है कि कार्बन का परसेंटेज इतना है, हाइड्रोजन का परसेंटेज इतना है, ये ऐसी गैस है जो वेल्डिंग पर्पज में यूज होती है, बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा, बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा। ऐसे ऐसे सवाल करके पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड की। आपको पता है दोस्तों कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में दो हमारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। कार्बन के इस तरफ एक सिग्मा, इस तरफ एक सिग्मा, इस तरफ एक सिग्मा। और बच्चों ये बीच में जो है, मान लीजिए कि मैंने इसको एक्स एक्सिस में कह दिया, तो इसका मतलब है दो पाई बॉन्ड जो बनेंगे। दूसरा पाई बॉन्ड जो बनेगा, पहला पाई बॉन्ड जो बन रहा है, लेट्स से ये मैंने पी एक्स का इस्तेमाल करके एसपीएक्स बना दी। तो जो पहला पाई बॉन्ड बना है, हो सकता है कि वो पाई बॉन्ड किससे बना हो? ओ माय गॉड, ये तो पी वाई से बनेगा। और पी वाई जो होता है पी एक्स के परपेंडिकुलर है। और एक और जो पाई बॉन्ड है वो तो पी जेड से बनेगा, इसका मतलब वो भी परपेंडिकुलर है। सारे के सारे जो पाई बॉन्ड है वो इस मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, यानी कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर बनता है, ये एकदम सिलेंडर जैसा बनता है। अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशन। कैल्शियम कार्बाइड ले लीजिए, कैल्शियम कार्बाइड के अंदर पानी डालो, हाइड्रोलाइसिस कर दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और आपको इथाइन मिल जाएगी। विसिनल डाइहैलाइड से कैसे करेंगे? विसिनल डाइहैलाइड से कैसे करते हैं? वही सेम बात है, KOH आएगा, सबसे पहले क्या करेगा, KOH यहां से हाइड्रोजन को पिक करेगा, KOH यहां से हाइड्रोजन को पिक करता है और ये वाली ब्रोमीन को यहां से भगा देता है। तो मिल गया आपको क्या? एक ऐसा एल्कीन मिल गया जिसके अंदर अभी भी एक H एक कार्बन पर और एक Br बाकी है दूसरी कार्बन के ऊपर। मैंने अगर इसको दोबारा ट्राई किया, मैंने दोबारा इसको अगर अल्कोहलिक केवल से ट्राई किया रिएक्शन करने की, ये हार मान जाता है कि नहीं 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 मैं नहीं कर सकता, रिएक्शन नहीं हो पाएगी। लेकिन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? NaNH2 यानी कि स्ट्रॉन्गर बेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसमें गलती किसकी थी? बेस की गलती थी। तो अब आपको यहाँ से एल्काइन मिल जाएगा। अब देखते हैं इस मैकेनिज्म के अंदर यहाँ पर बात क्या कर रहा है। अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड undergoes dehydrogenation reaction. One molecule of hydrogen halide is eliminated to form alkynyl halide, which is on treatment with sodamide gives alkyne. याद रखिए दूसरा सोडामाइड की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं यहां से यहां पे डायरेक्ट रिएक्शन करना है तो आप दो मॉलिक्यूल ऑफ NaNH2 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन दोबारा के अल्कोहलिक केवच का इस्तेमाल करने से रिएक्शन नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, इस बात को खास ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। जस्ट लाइक एल्कीन, पहले 3 मेंबर जो है वो गैसेस है, बाद के कुछ मेंबर करीबन 8 मेंबर जो होते हैं वो लिक्विड है, उसके बाद वाले सॉलिड है। इथाइन जो होता है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, क्या ऑर्डर होता है ये नहीं पता मुझे। इथीन के बारे में आंसर करके बता दो। इथीन के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। इथीन का कैसा ऑर्डर होता है, इथीन की कैसी खुशबू होती है या टेस्ट कैसा होता है। अब मैंने ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड बन जाती है यहाँ पर। आपको पता होना चाहिए कि कार्बन C ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो इसे इस आर कर देता हूं, तो ये वाली क्या हो जाएगी? इसे टर्मिनल अल्काइन कहेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? इसे टर्मिनल अल्काइन कहते हैं। यदि यही मैंने H ना रखते हुए यहाँ पर भी एक R लगा दिया, कार्बन C ट्रिपल बॉन्ड, इसे R डैश कर दो। अब इसे इंटरनल अल्काइन कहेंगे, इंटरनल अल्काइन कहेंगे। जो टर्मिनल होती है उसके पास जो हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन को सोडियम से रिएक्शन करके हम पता लगा सकते हैं कि वो हाइड्रोजन एसिडिक है या नहीं है। तो हाइड्रोजन गैस निकल गई, फिर यहाँ से दोबारा निकाला तो हाइड्रोजन गैस निकल गई। अब आप क्या करेंगे? देखो अल्काइन है, अल्काइन फिर से यहाँ पे NaNH2 के साथ रिएक्शन करके, NaNH2 इज स्ट्रॉन्ग बेस, उसके साथ रिएक्शन करके मैंने निकाल ली। मेरा सवाल आप लोगों से है, मेरा सवाल आप लोगों से ये है, मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसकी रिएक्शन अगर मैंने KOH से करवा दी तो क्या रिएक्शन होगी? क्या होगी या नहीं होगी? मुझे इसका आंसर करके आप बताएंगे चैट बॉक्स के अंदर। अल्काइन रिएक्शन जो है, अल्काइन के ऊपर हम क्या कर सकते हैं? डाइहाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं। डाइहाइड्रोजन को ऐड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हम वही प्लैटिनम, पैलेडियम या निकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड तक कहानी कभी रुकती भी नहीं है और हमेशा हमको क्या मिल जाएगा? एल्केन मिल जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और EAR होती है। EA इसका मतलब क्या हुआ? ये है हमारा पाई बॉन्ड यानी कि न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। एडिशन ऑफ हेलोजन क्या करेंगे? यहां पर भी एंटी एडिशन होती है। हालांकि एंटी एडिशन को यहां पर दिखाने का कोई मकसद नहीं है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कार्बन अभी भी यहां पे डबल बॉन्ड लिए बैठा है यानी कि फ्लैट है। तो Br एक इस पे ऐड कर दो, इस पे ऐड कर दो, और दोबारा जब ऐड करेंगे तो एक एक करके
4 ब्रोमीन ऐड हो जाएंगी। इसके अंदर कोई वेज डैश दिखाने का कोई सेंस ही नहीं बनता। फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिए जिस कार्बन के ऊपर आपने पहली ब्रोमीन को ऐड किया है उसी ही कार्बन के ऊपर आप दूसरी ब्रोमीन को भी ऐड करेंगे, क्योंकि जब आप नेक्स्ट स्टेप कर रहे होंगे तो इसमें कार्बन पे प्लस चार्ज बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, और ये बैक बॉन्डिंग के कारण इतनी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा कि दूसरी ब्रोमीन भी वहीं पर आकर के ही जुड़ती है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, जिस कार्बन पर आपने पहली ब्रोमीन को जोड़ा है उसी पर ही दूसरी ब्रोमीन को जोड़ेंगे। तो इसका मतलब जैम डाइहैलाइड हमेशा मिलता है, जैम डाइहैलाइड मिलता है। पानी को एडिशन करना है, ये है Hg2+ की प्रेजेंस में। इस रिएक्शन का नाम बताएंगे, इस रिएक्शन का नाम बताएंगे आप क्या होता है। देखें कितने लोग जानते हैं, एक कार्बन पर आप H दे दो, दूसरे कार्बन पे OH दे दो। अब वैसे भी मोहब्बत का महीना चल रहा है, तो इस हाइड्रोजन को इस कार्बन की मोहब्बत में गिरा देते हैं और ये कार्बन इस हाइड्रोजन को उठा लेगी। इसको कहा जाता है टॉटोमेरिज्म। ये एक प्रकार का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, इसे टॉटोमेरिज्म कहा जाता है। वन मॉलिक्यूल ही ऐड होता है, वन मॉलिक्यूल ही ऐड होता है, याद रखिए, मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 333 की टेम्परेचर की प्रेजेंस में। अब देखो बच्चों, इथाइन, जैसे हमने एल्कीन को पॉलीमराइज किया, वैसे ही मैं इथाइन को भी पॉलीमराइज करूंगा जब हम इसे रेड हॉट आयरन ट्यूब एट 873 केल्विन पे हम भेजते हैं तो ये बेंजीन बनके बाहर निकलती है। मेरा सवाल है बच्चों आप लोगों से, सर आप सवाल बहुत पूछते हो। अरे मेरे भाई, सवालों की ही तो तैयारी चल रही है। मैंने क्या किया, ऐसे दो लोगों का इस्तेमाल किया और एक ले लिया मैंने प्रोपाइन का। मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा। और यदि मैंने तीनों के तीनों ही प्रोपाइन ले लिए, मुझे इसका आंसर बताइए क्या आएगा। पॉलीमराइजेशन होने के बाद बताना है, गद्दारी नहीं करनी है, मुक्का मार दूंगा मैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बच्चों। एरोमेटिक में आप देखेंगे हर एक कार्बन पर हाइड्रोजन 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 बेंजीन की बात कर रहा हूं, बेंजीन पे हाइड्रोजन 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 लगी हुई है और इन दोनों के बीच में यहां पर कुछ शुद्ध मोहब्बत चल रही है, इन दोनों के बीच में ऐसे मोहब्बत चल रही है और इन दोनों के बीच में भी ऐसे मोहब्बत चल रही है। अगर आप लेफ्ट राइट वाले स्ट्रक्चर को कंपेयर करेंगे आप समझ जाएंगे कि मैंने ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाया वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिखा रखा है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हालांकि दोनों ही रियल नहीं होते क्योंकि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आर नॉट रियल। ये क्या होते हैं, रेजोनेटिक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ये है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन देखेंगे, अगर वही मैं जो रिएक्शन है रकूना वाली जो रिएक्शन होती है, सोडियम हाइड्राइड यानी कि नौकाओं के साथ रिएक्शन करूंगा तो ये CO2 यहाँ से चला जाएगा और आपको बेंजीन मिल जाएगी। भैया ना डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाई है। ऑक्सीजन, फिनॉल का ऑक्सीजन निकालना है तो जिंक का इस्तेमाल करिए, ZnO निकल जाएगा। अच्छा जी, केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं और यूजुअली कलरलेस सॉलिड्स या फिर लिक्विड्स होते हैं जिनका अपना खुद का अरोमा होता है, खुद की अपनी स्मेल होती है। केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ेंगे। हालांकि कुछ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हमें देखनी है। आइए सबसे पहले नाइट्रेशन रिएक्शन को पढ़ते हैं। इसके अंदर हम लोग नाइट्रेटिंग मिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं। क्या है नाइट्रेटिंग मिक्सचर, कॉन्सनट्रेट H2SO4 एंड कॉन्सनट्रेट HNO3 का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए कॉन्सनट्रेट HNO3 यहाँ पर बेस का और कॉन्सनट्रेट H2SO4 एसिड का काम कर रहा है और आपको नाइट्रो बेंजीन मिल जाएगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो है NO2+। मुझे कमेंट बॉक्स में इसका नाम लिख करके बताइए इसका नाम क्या होता है, इसका नाम बताना। इलेक्ट्रोफाइल NO2+ होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल X+ जनरेट होता है, इस पर्टिकुलर केस में Cl+। एनहाइड्रस AlCl3 का इस्तेमाल करना या फिर FeCl3 FeBr3 या फिर AlCl3 का इस्तेमाल करना, किसी भी लुईस एसिड का इस्तेमाल करना अत्यंत आवश्यक है, उसके बिना रिएक्शन नहीं होगी। और सल्फोनेशन रिएक्शन है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है बच्चों वो होता है SO3। फ्यूमिंग H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, या फिर आप ओलियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको SO3H मिल जाएगा, आपको SO3H मिल जाता है। फिर देखते हैं बच्चों फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, यहाँ से आपको R+ मिलता है, यहाँ से आपको R+ मिलता है और R चिपक जाएगा जाकर के। और जो लुईस एसिड है उसका इस्तेमाल करना काफ़ी आवश्यक होता है, अत्यंत आवश्यक है। मैं एक सवाल दे रहा हूँ आप लोगों को, मुझे इसका आंसर करके आप बताएंगे AlCl3 की प्रेजेंस में आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा। फिर फ्रीडक्राफ्ट असाइलेशन करते हैं, यहाँ पर हमारे को जो कार्बोकेटाइन मिलता है वो होता है असाइलियम आयन। लेकिन असाइलियम आयन जो है बच्चों वो कार्बोकेटाइन इतना ज़्यादा स्टेबल होता है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार की रीअरेंजमेंट नहीं होती है। ध्यान रखिएगा पिछले केस के अंदर रीअरेंजमेंट आपको करनी है, इसलिए मैंने आपको ये वाला सवाल भी दिया है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की रीअरेंजमेंट नहीं होगी। राइट डायरेक्ट जो भी RCO, ये वाला जो RCO जनरेट होगा उसको जाकर के चिपका देना है बेंजीन रिंग के ऊपर बिना किसी डाउट के। अगर बच्चों आप लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी करनी है, अभी तक तो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, एक सब्स्टिट्यूशन और कर लेते हैं। मैंने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, हाइड्रोजन की जगह पे Cl लगा दिया, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में 6 Cl2 के मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करेंगे, आपको मिल जाएगा C6Cl6। आपको एनहाइड्रस AlCl3 का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब देखते हैं थोड़ी सी एडिशन रिएक्शन। अगर आप चाहें तो बेंजीन को रिड्यूस कर सकते हैं साइक्लोहेक्सेन में। यदि मैंने रिएक्शन को यूज किया है, मैंने H2 को एक
ही मॉलिक्यूल को H2 को यूज़ किया तो क्या मिल जाएगा, बेंजीन थोड़ी सी बची रहेगी और ये 1/3 मिलेगा और ये 2/3 बचा रहेगा। अगर आपने अमाउंट को बढ़ा करके 2H2 कर दिया तो ये अब 1/3 बचा रहेगा, ये 2/3 मिल जाएगा। अगर आपने बढ़ा करके इसको 3H2 कर दिया तो ये पूरा का पूरा रिड्यूस हो जाएगा, गायब हो जाएगा और सारा का सारा आपको क्या मिल जाएगा, ये क्या होना चाहिए, यहाँ सेंटर से मैं साइक्लोहेक्सेन बना देता हूँ। ये भी क्या मिल जाएगा, साइक्लोहेक्सेन मिल जाएगा। ये क्या होगा, बेंजीन होगा। ये क्या होगा, बेंजीन गायब हो गया यहाँ से और ये पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा आपको, साइक्लोहेक्सेन मिल जाएगा। यही रिएक्शन को यहाँ पर दर्शाया हुआ है, दिखाया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आपने यूवी लाइट की प्रेजेंस में 3Cl2 मॉलिक्यूल को बेंजीन पे ऐड करना है तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सब जगह पर Cl2 ऐड हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, हर कार्बन पर अभी भी एक 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 हाइड्रोजन बाकी है। तो ये जो कंपाउंड तैयार हो गया है इसका नाम क्या है, C6H6Cl6। इसको 666 भी बुलाया जाता है, इसको BHC भी बुलाया जाता है। BHC का मतलब क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी बुलाया जाता है। इसे गैमेक्सीन भी बुलाया जाता है, गैमेक्सीन भी बुलाया जाता है। और इसका एक नाम होता है जिसका नाम मैं अधूरा छोड़ रहा हूँ, लिन के बाद खाली छोड़ रहा हूँ। आप इसे पूरा करके मुझे बताएंगे इसका पूरा नाम क्या है, इस कंपाउंड का पूरा नाम बताएंगे। अगर आपने बेंजीन रिंग के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, रिंग को एक्टिवेट करेंगे। कौन सी पोजीशन को, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन को एक्टिवेट करते हैं, जैसे कि NH2, जैसे कि NHR, अमाइड, OR, ये सारे के सारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ये कैसे कर रहे हैं, प्लस आई से। बाकी लोग कैसे कर रहे हैं, प्लस एम से कर रहे हैं। और आप जानते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है इंडक्टिव से। अगर Cl लगा हुआ है, माना कि मैंने इसका माइनस आई जो होता है प्लस एम से स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, ये इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, ये जो इंटरमीडिएट बनता है ना, इंटरमीडिएट को स्टेबल कर देता है। फिर भी क्या है, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। हेलोजन की बात कर रहा हूं। अगर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि नाइट्रो लगा लिया, नाइट्रो की और कौन हो सकते हैं, नाइट्रो, साइनो, CHO, ये सब के सब क्या है, माइनस एम ग्रुप है। माइनस एम ग्रुप क्या करते हैं, मेटा पोजीशन को एक्टिवेट कर देते हैं टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफाइल। मेटा पोजीशन को मेटा पोजीशन को एक्टिवेट कर देते हैं। आज के लिए इतने रखते हैं। उम्मीद करता हूं हाइड्रोकार्बन चैप्टर की आप लोगों की तसल्ली से रिवीजन हो गई होगी। मैं बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत प्यार।